नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर राजकमल जी। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है सर। नमस्कार, मुझे आपका भी स्वागत करते हुए खुशी हो रही है कि आज डीजी न्यूज में मैं पहली बार आ रहा हूँ और डीजी न्यूज में हम छात्रों के बारे में और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बात आज चर्चा कर सकें। सर, आपने बहुत कम उम्र में पढ़ाई लिखाई शुरू की। 17 साल की उम्र में तो आप एमएससी हो गए, 18 की उम्र में आपका पहला प्रोग्राम प्रकाशित हो गया, 22 की उम्र में आपने आईआईटी दिल्ली जैसी संस्था से पीएचडी कर लिया। इतने सालों से 5 विषयों में आप प्रोफेसर रहे। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को, इंदौर को शिक्षा का हब बनाने में आप जैसे व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या इंदौर में वो सब चीजें हैं जो शिक्षा का हब बन सकती हैं? हाँ, इंदौर में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नंबर 1, इंदौर वेल कनेक्टेड है भारत के सभी उससे, रेल से, वायुयान से और सड़क मार्ग से, सभी जगह से इंदौर कनेक्टेड है। और दूसरे, इंदौर में एक खास बात यह है कि यहाँ जो छात्र है वो बहुत ही सभ्य है। तो जो आम छात्र है वो पढ़ाई के प्रति इतना समर्पित है। आम की बात कर रहा हूँ, कुछ छात्रों की बात छोड़ दें, लेकिन बाकी यहाँ पर मैंने ये देखा। और छात्र हमेशा नई नई चीजें करना चाहते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि इंदौर में छात्र बहुत सभ्य हैं? सभ्य हैं, बहुत ही सभ्य। क्या यहाँ के प्रोफेसर और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इतने सभ्य हैं? हाँ, मतलब वो भी उन्हीं का प्रतिबिंब हैं, उन्हीं में से वो आए हैं। और कुछ अब बात तो होती है। रिसर्च के काम का आपका लंबा अनुभव है, 45 सालों से आप रिसर्च का काम कर रहे हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में रिसर्च का स्टैंडर्ड कैसा लगा? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में रिसर्च का जो स्टैंडर्ड है वो मध्य प्रदेश में तो आगे है, लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर ये पीछे है। उसके पीछे कारण ये है कि हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय है ये 6 जिलों को पोषित करता है, जिन जिलों में जैसे निमाड़ है, मालवा के पिछड़े हुए जिले हैं, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय उनसे जुड़ा हुआ है। तो वहाँ के जो छात्र आते हैं तो उन छात्रों का जो मतलब लेवल है, पुराना जो उनको ज्ञान उनको मिला है वो उतना अभी आगे नहीं है। एक तो यहाँ पे ये दिक्कत है। दूसरे ये कि शोध जो है उसके लिए थोड़ी सी एक मतलब इच्छा होनी चाहिए। इंदौर में हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट हैं वो कंपनीज में जाना चाहते हैं, शोध में कम जाना चाहते हैं। इंदौर विश्वविद्यालय का ग्रेड बी हो गया है। अब इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? इसे ए ग्रेड बनाने के लिए विश्वविद्यालय में अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में बहुत सारे सेमिनार हुए हैं, काफी जगह सेमिनार हुए हैं, टीचरों ने भी जाके पेपर पढ़े हैं। पिछले 1 वर्ष में शोध में भी, शोध कार्य में भी वृद्धि की गई है। और हमारे जो शिक्षक हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाके उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। और हमने छात्रों का फीडबैक है, सिलेबस का मॉडिफिकेशन है, इस तरह के सभी हमने कार्य शुरू कर दिए हैं। और शिक्षकों की जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए हमने प्रयत्न करने शुरू कर दिए हैं। और आशा है कि 6 महीने में हम इस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि शायद हमको ए ग्रेड मिल सके। आपके विश्वविद्यालय में आप जो भंवर कुआं वाले केंद्र है, वहाँ अधिकतर विभागाध्यक्ष ऐसे हैं जो दिन रात मीडिया की ही बातें कहते रहते हैं, वही विश्वविद्यालय के बारे में खबरें मैनेज करते हैं और विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको जानकारी है इस तरह की? नहीं, मुझे 1-2 विभागों को छोड़ के बाकी अन्य विभाग मेरी निगाह में सभी 1-2 विभाग को आप बात स्वरूप छोड़ दें, उन विभागों को छोड़ के अन्य विभागों का शायद आपको पता भी नहीं होगा कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, गणित विश्वविद्यालय है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं हमारे यहाँ। तो आपने देखा हुआ शिक्षा का, हमारा शिक्षा जो संस्थान है उसको ए ग्रेड मिला हुआ है। तो हमारे स्पोर्ट्स का, फिजिकल एजुकेशन है। आपने इन अध्ययनशालाओं से कभी कोई शिकायत ऐसी नहीं सुनी। इंदौर विश्वविद्यालय का बजट आया 197 करोड़ का बजट है, 197 करोड़। उसमें सरकार का योगदान केवल 3 करोड़ है। और ये 3 करोड़ भी वे हैं जो 1991 से 3 करोड़ से एक पैसा नहीं बढ़ा। ऐसा क्यों है? क्या सरकार की इतनी उपेक्षा क्यों है विश्वविद्यालय? मेरे ख्याल से उपेक्षा नहीं है, सरकार के पास साधनों की कमी है। तो साधनों की कमी के कारण शायद ऐसा है। और अभी हमें ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक की मदद से हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षा और उसके ऊपर अधिक खर्च किया जाए। आजकल निजी विश्वविद्यालय खुलने लगे हैं। विश्वविद्यालय खुद एक नीति नियामक संस्था है। ऐसे में प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने की क्या जरूरत? प्राइवेट विश्वविद्यालय इसलिए खुल रहे हैं
कि लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ पर गिर रहा है। ये रीजन हो सकता है, या ये रीजन हो सकता है कि अन्य अनेक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है, तो लोग चाहते हैं कि अपना दूसरा विश्वविद्यालय यहाँ पर खुल जाए इधर। हमारा विश्वविद्यालय भी है ना इसमें कंपटीशन के लिए तैयार है, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि सरकारी विश्वविद्यालय ही जो है वो मतलब आगे बढ़ पाएंगे। बड़ी विचित्र बात है, निजी विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में नहीं आना चाहते, निजी विश्वविद्यालय पशु उत्पादन के मामले में नहीं आना चाहते, वो आना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में खोलना चाहते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज खोलना चाहते हैं और दुकानदारी करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा सभी के लिए तो क्या दुकानदारी शब्द यूज नहीं कर सकते, हो सकता है कि इसमें कुछ अपवाद हों उन विश्वविद्यालयों के लिए, क्योंकि जो विश्वविद्यालय जो दुकानदारी के ऊपर बेस्ड होगा इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में वो चीज सफल नहीं होगी। हमेशा लंबे समय में वही चीज सफल होती है जो कि सत्य के ऊपर आधारित होती है। सेमेस्टर सिस्टम लागू होने से परेशानी बढ़ रही है छात्रों की। जब एक परीक्षा ही विश्वविद्यालय साल में वक्त पर नहीं ले पाता तो दो परीक्षाएं साल में कैसे लेगा? नहीं, अभी शुरू में प्रारंभिक ऐसी दिक्कतें आई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि हम बहुत सारी चीजें ऑनलाइन कर लेंगे और बहुत सारी जो कंप्यूटराइजेशन हम कर लेंगे, तो उससे हमारी सेमेस्टर की समस्याएं हल हो जाएंगी। तो कापियां जांचने का काम भी तो है, कैसे जचेगी कापियां जांचने? शिक्षक की संख्या भी बढ़ रही है, दौर तो बढ़ा है जरूर। विश्वविद्यालय में कभी छात्र आंदोलन चलता है, कभी कर्मचारी आंदोलन चलता है, कभी शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलन करते हैं, कभी डेली वेजेस वाला, पूरा आंदोलन चलता रहता है क्या विश्वविद्यालय में? मैंने विश्वविद्यालय में ये देखा है कि 50 लोग सिर्फ हैं जो कि एक ना एक आंदोलन में आते रहते हैं, एक पार्टी के 25 और दूसरी पार्टी के 25। इसके अलावा जो सामान्य छात्र है वो अपने पढ़ाई में ध्यान रखता है, सामान्य छात्र विश्वविद्यालय में आके आंदोलन नहीं करना चाहते। मतलब वो 50 छात्र हैं जो दूसरे 50 छात्र, 25 छात्र हैं, 25 जो एक पार्टी के, 25 दूसरी पार्टी के, वही बार बार आके वही लोग आंदोलन करते हैं, वही लोग छात्रों को उसमें आगे लाते हैं। और कर्मचारियों के बारे में? और कर्मचारियों के बारे में उनकी समस्याएं हैं, और थोड़ा प्रशासन इसके लिए कोशिश कर रहा है कि वो आगे। तो आपने कहा 25 नेता हैं, तो उनको पीछे से पार्टियों का बैक सपोर्ट तो होगा ही? सपोर्ट होगा, इसीलिए तो ही नहीं तो अगर सपोर्ट नहीं होगा तो फिर तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। अब छात्र संघ की अध्यक्ष को देखिए, वर्षा शर्मा हमारे इस कार्यक्रम में आ चुकी हैं। हमने कहा था कि आपकी गतिविधियां पूरी गुंडे की तरह है, आप गुंडागर्दी करती रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लेकिन ऐसा क्योंकि वही बच्चे हमेशा नारे लगाते हुए दिखते हैं। एक्चुअली बच्चों में ये थोड़ी गलतफहमी हो गई है कि अगर वो उनको साथ लाएंगे तो उनकी बात जो है वो ज्यादा सुनी जाएगी, लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है। और वर्षा शर्मा अपनी तरफ से कोशिश करती हैं कि छात्रों की जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, उनमें उनको साथ देने की। ऐसे ही NSUI के छात्र करता है, वो छात्रों की जो कुछ छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेके वो आगे आते हैं। और उन्हें लगता है कि नेतागिरी, उन्हें लगता है कि हमें मतलब ऐसा होगा, ऐसा हमें इसका बाद में वोट में हमको माइलेज मिलेगा। आप कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, 5 विषयों में प्रोफेसर रह चुके हैं, तो कैसे तालमेल बिठाते हैं आप? नहीं, ऐसा है, सभी विषय आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, तो मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो फिजिक्स में भी यूज होती हैं। और दूसरे, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारी शिक्षा पद्धति इस टाइप की थी, हम लोग प्रॉब्लम्स पे बहुत ज्यादा जोर देते थे। अब आजकल शिक्षा पद्धति में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, और उस परिवर्तन के कारण छात्र हमारा पिछड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा पता चला है कि 25% छात्र गाइड बुक पढ़ते हैं। कोई शिवानी सीरीज आती है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, और शिवानी सीरीज मध्य प्रदेश में पॉपुलर है, और वो उसको पढ़ते हैं। तो छात्र उस तरफ ऐसे पढ़ रहे हैं, इसलिए उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से अगर किसी का अगर विज्ञान अच्छा है और गणित अच्छा है तो वो विषय अन्य विषयों को भी पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब कुंजियों से गाइड से पढ़ना नहीं चाहिए विद्यार्थी? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम्स आनी चाहिए जी। क्वेश्चन पेपर्स में हमारे यहाँ आजकल प्रॉब्लम्स पेपर बड़े सिंपल आने लगे हैं, और प्रॉब्लम्स रूटीन टाइप की जो चीजें आने लगी हैं। मैं यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहूंगा। एक मैंने एक ताइवान में प्रोफेसर हैं, ताइवान में प्रोफेसर साहब ने मुझे एक मतलब ईमेल भेजा। उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमने आपकी किताब अपने कोर्स में रखी है, आपकी किताब में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं उनको भेज दूं। तो मैंने सॉल्यूशन भेज दिए। एक्चुअली सॉल्यूशन मैंने उनको जो 24 घंटे के बाद भेजे, 24 घंटे के अंदर उनका मेल आ गया कि उनको वो सॉल्यूशन उनको मिल गए हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ जो
जो क्वेश्चन पेपर वगैरह होते हैं बच्चों के वो कैसे होते हैं। तो उन्होंने मुझे क्या उत्तर दिया, बड़ा सरप्राइजिंग है। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी जो किताब में प्रॉब्लम लिखी है उनसे हम नई प्रॉब्लम बनाते हैं और नई प्रॉब्लम बच्चों को करवाते हैं, और बच्चों को वो वाली प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम जो कि हमने क्लास में नहीं कराई है, वो एग्जाम में पूछते हैं। यानी उनके यहाँ पढ़ाई का स्तर ऐसा है कि वो ऐसा कि किताब मेरी है, मेरे सोल्यूशन लिए, उसके बाद में अपने सोल्यूशन बनाएंगे, फिर अपनी प्रॉब्लम कराएंगे, फिर एग्जाम में नई प्रॉब्लम पूछेंगे, जबकि हमारे यहाँ उस टाइप की शिक्षा नहीं हो रही है। मतलब आपकी किताब पढ़कर उन्होंने उसमें और आगे गए, आगे शोध किया, आगे मेहनत की, और हमारे यहाँ जो किताब में लिखा उसको और सरलीकरण करके नहीं, सरलीकरण करके उसको पढ़ा देते हैं, और उसमें जो रूटीन टाइप के क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। मतलब हमारी शिक्षा पद्धति उतनी परफेक्ट नहीं। शिक्षा पद्धति में हम लोगों ने ये ध्यान रखा है कि हमारे 50% से ऊपर बच्चे पास हो जाएं, या हमें ऐसा है कि उनको कम से कम पढ़ाना पड़े। प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हमारा बहुत कम जोर हो गया है, जो कि पहले ऐसा नहीं था, पहले प्रॉब्लम से बहुत जोर देते थे। आपने कई देशों में पढ़ाई की है, पढ़ाया है, क्या अनुभव रहे आपके? नहीं, बाहर के देशों में एक तो मेरा अनुभव यह है जी कि वहां पे जो टीचर हैं या तो वो क्लास में मिलेगा या रिसर्च लैब में मिलेगा, उसके अलावा वो और कोई काम, और ये काम वहां पे नहीं करेगा, दिन रात वहीं पे रहेगा, या तो शोध कार्य में रहेगा या अपने उसमें रहेगा। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा दूसरा काम भी करना पड़ता है, जैसे कि मान लो मीटिंग अटेंड करनी है, सिलेबस की मीटिंग में जाना है, उस मीटिंग में जाना है, तो यहाँ पे दूसरे कार्य तो बहुत हैं। दूसरे ये कि वहां पर जो शिक्षण पद्धति है उसमें बड़ा डिफरेंस इस सेंस में है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया, प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत जोर जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्वीडन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्वीडन में मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक कोर्स किया, उन्होंने कोर्स पढ़ाया, कोर्स पढ़ाने के बाद में उन्होंने प्रॉब्लम दे दी, और उन्होंने कहा कि आपको ओपन बुक लाइब्रेरी में जाके आप अपने आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दीजिए। सुबह 8 बजे उन्होंने प्रॉब्लम दे दी और उनका 2 बजे जमा कर दीजिए बस। तो मतलब इट वाज ओपन बुक टाइप टेस्ट, और वो उन्होंने लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने पढ़ाई की वहां पर, तो उन्होंने मुझे जो पढ़ाया था, उन्होंने कहा ये वाला सर्किट इस प्रॉब्लम का आपने सर्किट बनाना है, ये आप 2 घंटे में बना दीजिए, तब आप पास हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ उस टाइप की ना एग्जाम हो रही है, ना हमारे यहाँ परीक्षा हो रही है। हमारे इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को फ्यूज जोड़ना नहीं आता, घर में बिजली गुल हो जाए तो पता चला कि इंजीनियरिंग कर चुका विद्यार्थी भी फ्यूज नहीं सुधार पाता, ऐसा क्यों है? ऐसा तो कोई केस होगा, ऐसा नहीं है, कॉमन नहीं है ऐसा। आपके विश्वविद्यालय में राजनीति बहुत ज्यादा चलती है, एक अभी ईसी के एक सदस्य को हटा दिया गया आपकी सिफारिश पे, ऐसा क्या? नहीं, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी उस पर। मैंने तो सिर्फ ऐसा था कि तथ्य जो उन्होंने बिल क्लेम किए थे, वो बिलों की जानकारी उनको दी थी, विश्वविद्यालय ने जो दिए थे। बाकी शासन के स्तर पे जब ये पाया गया कि उन्होंने एज ए एमएलए भी टिकट जो था वो भी यूज किया था उसी दिन, लेकिन उनका कहना यह है कि वो कहते मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं उस टिकट पे ट्रैवल नहीं किया, और मैं जो है टैक्सी से आया। जी। एक और सज्जन थे पहले आपके यहाँ कार्य परिषद में, जो राजनीति करते रहते थे, विश्वविद्यालय के नाम की ही राजनीति करते थे। उनका ये दावा था कि कुलपति वो बनाते हैं और वो कुलपति हटाते हैं। ऐसे लोग कैसे जूझते हैं आप उन लोगों से? नहीं, मेरे को कोई समस्या नहीं, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, सिर्फ मैं इग्नोर करता हूँ। आप तीसरी बार प्रभारी कुलपति बने हैं। गुलजारी लाल नंदा जी की तरह होगा कि एक प्रधानमंत्री हटता है तो आपको बना दिया जाता है, ऐसा है? ऐसा इसलिए कि मैं सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूँ, तो कई बार सीनियर मोस्ट को चांस देना पड़ता है। तो सीनियर मोस्ट अब मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठतम प्राध्यापकों में विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय के तो सबसे वरिष्ठ आप हैं ही। तो आपको लगता है कि आप कुलपति मैटर क्यों नहीं है? आपने कभी पिछले कोई बयान में भी कहा कि मैं कुलपति नहीं बनूंगा, क्यों ऐसा? नहीं, ऐसा है कि कुलपति बनना महत्वपूर्ण नहीं है इतना जी, विश्वविद्यालय में जितना कि कार्य करना, तो विश्वविद्यालय का कार्य हम लोग करते रहते हैं। है ना? तो राजनीति से कैसे निपटते हैं आप, विश्वविद्यालय की राजनीति से? क्योंकि मैंने सुना कि इंदौर का एक सबसे बड़ा प्रमुख अगर कोई राजनीतिज्ञ है तो वो कुलपति होता है। ये भी सुना है कि सबसे ज्यादा पैसे वाला कोई व्यक्ति होता है तो कुलपति होता है, क्योंकि उसे पैसे देकर कुलपति बनना पड़ता है, ऐसा है क्या? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में ऐसा नहीं। अब इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज भी खोल रहा है, कहाँ पहुंची वो? नहीं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय तो बहुत थोड़ा सा खर्च कर रहा है जी। सॉरी, वी आर ट्राइंग टू मेक द डिस्पेंसरी, कॉलेज डिस्पेंसरी बनाना चाहते हैं। अभी एक शासन ने नया मॉडल दिया है, पीपीपी मॉडल जी। तो पीपीपी मॉडल के ऊपर हम मंत्री जी से अभी बात करेंगे, हार्डिया जी से। और हार्डिया जी से अगर पीपीपी मॉडल पे वो तैयार हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से पीपीपी मॉडल पे इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय में तैयार हो सकता है। यूजीसी का रवैया आपके विश्वविद्यालय के प्रति कैसा है? क्या ऐसा लगता है कि पूरा सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता?
एक्चुअली यूजीसी में आजकल अगर पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐसा लगता है उनको, और वो ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं। जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनके लिए हमेशा पैसे देने को तैयार हैं। तो यूजीसी का रवैया पूरे देश में बड़ा पॉजिटिव है, और यूजीसी ने बड़ी खुशी होगी आपको ये जानकर कि यूजीसी ने इस बार ये कहा है कि पिछले प्लान से 3 गुना से लेके 5 गुना तक आप ग्रांट के प्रपोजल 5 अप्रैल तक भेज दीजिए। तो इसका मतलब यह है कि यूजीसी का रवैया विश्वविद्यालयों के प्रति बहुत ही अच्छा है। और राज्य सरकार का रवैया? राज्य सरकार का तो रवैया तो नहीं है, आप तो कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि आप तो इस पद पर बैठे हैं। हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश शासन जो है ना, अगर वो अधिक जोर दे तो शायद। छात्रों का सहयोग कैसा रहता है? इंदौर में कैसे छात्र आते हैं? इंदौर शिक्षा का हब है, तो स्तर कैसा है यहाँ के छात्रों का? आपने अभी बताया था कि आदिवासी जिले हमारे संभाग में काफी सारे वहाँ के बच्चे आते हैं, और प्रदेश के और विश्वविद्यालयों की तुलना में हमारा विश्वविद्यालय कैसा है? हमारा विश्वविद्यालय प्रदेश के और विश्वविद्यालय की तुलना में, मेरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि छात्र बहुत ही सभ्य हैं और टीचरों की बहुत अच्छी रेस्पेक्ट करते हैं, और वो आगे पढ़ना चाहते हैं। बल्कि मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर मतलब मेरे डिपार्टमेंट में अगर मान लो कूलर खराब है तो खुद नहीं कहेंगे कि साहब कूलर खराब है, ठीक करा दीजिए। मुझे खुद ही कोशिश करनी पड़ती है, खुद ही कहना पड़ेगा कि हाँ भी ये कूलर सही कराइए। अपने छात्र इतने सीधे हैं कि वो कोई बोलना नहीं चाहते हैं। अधिकतर छात्र है। जब वो छात्र यहाँ आते हैं तो आपके पास आते होंगे समस्याएं लेके, कैसी समस्याएं लाते हैं? नहीं, एज ए कुलपति तो समस्याएं जो है नॉर्मली एग्जाम से रिलेटेड होती हैं उनकी, ज्यादातर एग्जाम से रिलेटेड होती है कि भाई मेरे को मार्कशीट में गलती हो गया, या मेरे को एज ए एब्सेंट शो कर दिया, मेरे को मैं एब्सेंट नहीं था, या और कोई समस्या होती है कि मेरी डेट ओवर हो गई, मेरे को डेट एक्सटेंड कर दीजिए। तो इस टाइप की समस्याएं लेके आते हैं। बाकी अध्ययनशालाओं में छात्रों ने कोई प्रॉब्लम जो है ना अभी तक कोई बताई नहीं है। इतनी अराजकता विश्वविद्यालय में हो रही है, खासकर शिक्षकेतर कर्मचारी इतनी अराजकता पे उतर आए, वो काम नहीं करते। जब परीक्षाएं होती तब वो हड़ताल कर देते हैं, और उनकी हड़ताल करने के बावजूद जब काम बिल्कुल अच्छी तरह चलता है तब वो आके शिक्षकों का अपमान करते हैं, शिक्षक के मुंह पर थूक देते हैं। इससे ऐसे घटिया हरकतें करने वालों को आप निकाल बाहर क्यों नहीं करते? उनको फेंक क्यों नहीं देते बाहर? उसके लिए कुछ मजबूरियां हैं, इस वजह से नहीं कर पाते हैं ऐसा, क्योंकि क्या होता है कि उनके पीछे कुछ बैकिंग होती है। हाँ। तो उस बैकिंग के कारण हम लोग उनको निकाल नहीं पाते। बाकी इवेंचुअली ये होता है कि भारत जो समाज है, हमारा समाज जो है नॉर्मली क्षमा में बिलीव करता है जी। तो ज्यादातर हमारे यहाँ ये होता है कि किसी ने कोई कसूर किया है तो हम कोशिश करते हैं कि भी हम उसको क्षमा कर दें, और वो आगे से ऐसा ना करें। पहली गलती तो ये कि वे आके काम नहीं करते। हाँ। दूसरी गलती ये कि परीक्षा के वक्त पर हड़ताल कर देते हैं। तीसरी गलती ये कि जो काज कर रहे हैं उन्हें उनके काम को प्रभावित करते हैं, और चौथा उनका अपमान करते हैं। तो नेताओं का इतना दबाव क्यों सहता? नहीं, ऐसे 1-2 ही कर्मचारी थे ऐसा, और 1-2 कर्मचारी के साथ में था। हाँ। अपने और बाकी अदरवाइज हमारे यहाँ जो 600 के करीब कर्मचारी हैं जी, वो तो काफी अच्छे हैं, मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी करते हैं। दर्जनों कर्मचारी ऐसे हैं जो केवल तनख्वाह लेने ही आते हैं? ऐसे थोड़े से ही होंगे, ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं। क्या विभागाध्यक्ष उनको श्रेय देते हैं ऐसे कर्मचारियों को? ऐसा नहीं है, टॉलरेशन जो इंडिया की कल्चर है कि भी टॉलरेट करने की और बाद में सुधार की अपेक्षा। हाँ। 1-2 विभागाध्यक्ष तो ऐसे हैं जो अपने केबिन में बैठे रहते हैं, ऑटोमेटिक लॉक उन्होंने लगा रखा है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा रखा है, बटन दबाते हैं कमरा बंद हो जाए तो महिला प्रोफेसर के साथ बैठे रहते हैं। ऐसी खबरें भी हैं। ऐसी मुझे नहीं मिली। इंदौर के साथ आप क्या चीजें अपने विश्वविद्यालय में करना चाहते हैं, अभी त्वरित करना चाहते हैं कि ये चीजें मैं कर लूं तो विश्वविद्यालय बहुत अच्छा हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली तो हमारी जो जरूरत है वो नेक का A ग्रेड लाने की है। तो उसके लिए हम लोग जो है शोध कार्य पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ। इस बार करीब 25 के करीब जो टीचर्स हैं जी, वो विदेश भी गए हैं और भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में गए हैं। हाँ। और हमारे विश्वविद्यालय के आपको ये जानकारी दे दूं कि 18 और 19 अप्रैल को हमारे विश्वविद्यालय के जो ऑफिसर्स हैं तो वो भी पूना जा रहे हैं, और पूना विश्वविद्यालय में जाके वो पूरी स्टडी करेंगे कि उनको जो है A ग्रेड किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था और किस तरह से कार्य से मिला। तो अपनी तरफ से हम ये चीजें करना चाहते हैं, शोध में उन्नयन करना चाहते हैं। हाँ। और हम ये चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में लड़के ऐसे प्रोजेक्ट करें कि जिनका भारत में नाम हो। अभी आपने क्या चीजें की है जो आपको लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छी उपलब्धियां रही मेरी इस विश्वविद्यालय को लेकर? इस विश्वविद्यालय में 94 में जी है ना, मैंने मेरे साथियों के साथ मिलकर ये कोशिश की कि इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे स्थापित हो। 94 में इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय में होना सिर्फ 3 विश्वविद्यालय में भारत के ऐसा था, अलीगढ़, वाराणसी और बड़ौदा।
बाकी अन्य विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। लेकिन AICTE की एक स्कीम आई थी 94 में, हम लोगों ने कोशिश की, 96 में हमें सफलता प्राप्त हुई कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया, और मध्य प्रदेश के उसको देखते हुए अन्य विश्वविद्यालय, अन्य लोगों ने किया। 98 में हमने अपने विश्वविद्यालय में ये कोशिश की कि फाइबर ऑप्टिक्स का डिफरेंट कैंपस में लगाया जाए। हमारा 98 में हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया, और 2000 में हमने फाइबर ऑप्टिक्स के सारे कैंपसेज और सारे डिपार्टमेंट को हमने जोड़ दिया। हमारा विश्वविद्यालय मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करने में, प्रोजेक्टर को यूज करने में, वाईफाई को यूज करने में भारत के अनेक विश्वविद्यालय के बराबर है। हमारे विश्वविद्यालय में जो हमारा ऑडिटोरियम है, वो मतलब इंडिया में नंबर 1 है। किसी विश्वविद्यालय के पास इतना अच्छा ऑडिटोरियम, कार्यक्रम करने के लिए इतना अच्छा ऑडिटोरियम नहीं है। तो हमारे विश्वविद्यालय में कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कुछ विषयों में हमने महान उपलब्धियां हासिल की हैं। और तात्कालिक लक्ष्य, क्योंकि जैसा कि आप प्रभारी कुलपति हैं, तात्कालिक लक्ष्य आपके क्या है? आप चाहते हैं कि अगले कुलपति के आने के पहले आप क्या क्या काम कर लेना चाहते हैं? कौन कौन से कारपेट आप बिछाना चाहते हैं ताकि अगले कुलपति उन पर आराम से चले? नहीं, सबसे पहले तो हमारी जो इस समय आज की जरूरत है वो ये है कि हम UGC को बहुत अच्छा प्लान भेज दें जी, जो कि 5 से 10 अप्रैल के बीच में UGC पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वो जितना अच्छा प्लान जाएगा उतना हमारे अगले 5 साल के लिए वो हमारी आधारशिला रखेगा जी। तो वो बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए तात्कालिक आवश्यकता है। दूसरे, हमारे यहाँ जो PhD के नए रूल्स आए हैं, उन रूल्स को मतलब लागू करवाना। जून में मतलब सबको पूरा नए रूल्स के हिसाब से एडमिशन हो जाना PhD के लिए, जो सीटें हमारे पास खाली हैं। और तो ये सब चीजें, ये हमारे तात्कालिक लक्ष्य है। और तात्कालिक लक्ष्य हमारा, मैंने आज जैसा कि आपको पहले बताया कि हमारे विद्यालय को A ग्रेड मिले, तो कुरिकुलम हमारे यहाँ चेंजेस कर रहे हैं हम, कुरिकुलम में चेंजेस कर रहे हैं, फैकल्टी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। फैकल्टी को भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फैकल्टी पोजीशन खाली होती है तो ग्रेड में काफी प्रभाव पड़ता है। सर ये बताइए, इतने सारे 5 विषयों में आप छात्रों को गाइड करते हैं PhD में, 5 विषयों में आप प्रोफेसर रह चुके हैं, दुनिया के तमाम विश्वविद्यालय में आप पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, समय तो आपके पास भी 24 घंटे, ये तो कैसे करते हैं आप इतना काम? क्या दिनचर्या होती है आपकी? नहीं, मेरी दिनचर्या नॉर्मली जो थी जी, जो आज से 15-16 साल से सेट हो गई है जी, वो इस प्रकार की हो गई है कि मैं 8 साढ़े 8 बजे सो जाता, रात को 8 साढ़े 8 बजे सो जाता, और सवेरे में 2:30-3 बजे के बीच में उठ जाता जी, और 3 से लेके 7 बजे तक या 2:30 से लेके 6:30 बजे तक मैं 4 घंटे अपनी पुस्तकें लिखने का काम और इंटरनेट पे नए नए लेसन पढ़ने का काम मैं करता हूँ। क्योंकि जो किताबें लिखता है उसको लर्नर भी होना पड़ेगा, नए विषयों को उसको पढ़ना पड़ेगा। यार हमेशा मैंने ये कोशिश की कि मैं ऐसा विषय चुनूं कि जो विषय मतलब भारत में पहली बार हो या विश्व में पहली बार हो। जैसे मोबाइल कंप्यूटिंग का विषय मैंने चुना 2005 में, तो 2005 में मैंने मोबाइल कंप्यूटिंग पे किताब लिखनी शुरू की। तो मैं सुबह के टाइम पे 4 घंटे 3 घंटे उस पर कंप्यूटर पे बैठ के उसको लिखता था। उसके बाद मैं सुबह हमेशा 9 से 11 बजे के बीच में अपनी क्लास ले लेता हूँ, और क्लास लेने के बाद में बाकी टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव काम है या बाकी काम करता हूँ। मतलब 4 घंटे रोज आप काम करते ही हैं, 4 घंटे एकेडमिक पढ़ाई करते हैं, और जिसमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, कोई फोन करने वाला नहीं होता, वो मैं करता हूँ अपने। और उसके बाद में सुबह 2 घंटे लेक्चर लेने का काम करता हूँ, 2-1.5 घंटा छात्रों को। उसके बाद में 11 बजे के बाद में मैं विश्वविद्यालय के दूसरे कार्य में लग जाता हूँ। ऐसे कुलपति भी दर्शक जो हम आपके छात्र भी हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं छात्रों के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ, नंबर 1 वो मेहनत से पढ़ें और अपनी जिंदगी में एक वो टारगेट रखें और टाइम का महत्व समझें कि जो बीता हुआ समय है वो बाद में वापस नहीं आता। तो अपना टाइम अच्छी तरह मैनेज करिए, खूब एंजॉय करिए, खूब खेलिए, और साथ में जो है साथ में पढ़िए रोज। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप पीछे चलिए। और इसके अलावा कुछ बातें आप सीखना चाहें तो rajkamal.org पर जाकर भी आपकी साइट देख सकते हैं। हाँ, इसमें आपने विद्यार्थियों के लिए भी काफी एक सेक्शन बनाया हुआ है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो पधारे, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।